शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका सिर्फ एक वीडियो कॉल तक सीमित नहीं है। तो यह मत समझिएगा कि केजरीवाल जी ने अनजाने में किसी से वीडियो कॉल कर ली, ऐसा तो कोई भी कर सकता है और वो सिर्फ इससे ही फंस गए। असली कहानी तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में दिल्ली में जो 2,500 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है, उस घोटाले में अरविंद केजरीवाल हर कड़ी से जुड़े हुए हैं और उन पर यह भी आरोप है कि इस घोटाले में बहुत सारे लोग तो इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल की तरफ से भरोसा दिया गया था। उदाहरण के लिए इस घोटाले को लेकर सबसे बड़ा आरोप यह है कि दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनका प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जबकि इसे लेकर कोई प्रस्ताव नहीं था। लेकिन यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद इस पर अपनी सहमति दे दी। तो जो प्रॉफिट मार्जिन था, शराब बेचने वाले जो बिजनेसमैन थे, उनका 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। और सीबीआई ने इस मामले में 1996 बैच के एक सरकारी अफसर को जांच के लिए बुलाया, जो नई शराब नीति लागू होने के समय मनीष सिसोदिया के सचिव थे, उनके सेक्रेटरी थे। और मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने पूछताछ में बताया कि मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया। जब वो घर पहुंचे केजरीवाल के, तो वहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इसी बैठक में इस अफसर को एक रिपोर्ट दी गई जिसमें शराब के होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। और यह सब कुछ दक्षिण भारत के कुछ नेता और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था, जिनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का भी नाम है। और के कविता से ईडी पहले ही इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। तो अब आप देखिए, इसमें कुल मिलाकर 2 मुख्यमंत्रियों के नाम आ रहे हैं। एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की जो बेटी हैं के कविता, उनका नाम तो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है और ईडी उनसे पूछताछ भी कर चुका है। और बड़ी बात यह है कि पूरा जो प्लान था वो ये था कि इस बार जो साउथ इंडिया के बड़े शराब कारोबारी हैं, जो पहले दिल्ली में और उत्तर भारत में अपना पैसा नहीं लगाते थे, यहाँ ऑपरेट भी नहीं करते थे, क्योंकि साउथ की अलग लॉबी थी और यहाँ की एक अलग लॉबी थी। तो अरविंद केजरीवाल इस लॉबी को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो साउथ इंडिया से लॉबी लेकर आए नए शराब कारोबारियों की, और इसमें उनकी मदद की के कविता ने। और जाहिर है तेलंगाना की सरकार और वहाँ के जो लोग हैं वो भी उनकी मदद जरूर कर रहे होंगे। मनीष सिसोदिया के सचिव का यह बयान अदालत में दर्ज है और इससे यह पता चलता है कि पहले मनीष सिसोदिया ने एक फाइल तैयार की जिसमें लिखा था कि शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 6% की जगह 12% होगा। और बाद में यह फाइल बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के नई शराब नीति के साथ लागू हो जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने ही घर पर एक मीटिंग रखी और वहां सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में इस अफसर को यह फाइल दी गई और कहा गया कि इस नई योजना को लागू कर दीजिए। यानी आरोप है कि चीफ मिनिस्टर ही इस घोटाले के चीफ आर्किटेक्ट भी हैं और इसी वजह से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए अब बुलाया है। अब यहां बड़ी बात यह है कि जिस बैठक को लेकर सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है, उस बैठक में 3 लोग थे, खुद अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। और इनमें से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तो पहले ही जेल में है और अब केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि हमें ऐसा लगता है गिरफ्तारी अभी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होगी। गिरफ्तारी में समय लगेगा, कुछ महीनों का समय भी लग सकता है। और इसका कारण यह है कि सीबीआई के पास इस मामले में काफी सारे सबूत हैं और इन सबूतों में ईडी की चार्जशीट सबसे महत्वपूर्ण है। इस चार्जशीट में यह बताया गया है कि शराब घोटाले से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला, वो पैसा पिछले साल गोवा में हुए विधानसभा चुनाव पर पार्टी ने खर्च किया। और ईडी ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता लगाया है। ये 100 करोड़ रुपए दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों से आम आदमी पार्टी को मिले, जिनमें 70 करोड़ रुपए विजय नायर को दिए गए और 30 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा को दिए गए, जो कि एक कारोबारी हैं। दिनेश अरोड़ा भी शराब घोटाले का एक मुख्य आरोपी है और ईडी का कहना है कि वो मनीष सिसोदिया के लिए काम करता था और मनीष सिसोदिया के पास घोटाले का ज्यादातर पैसा दिनेश अरोड़ा के जरिए ही आता था।
जबकि विजय नायर के पास जो पैसा पहुंचता था वो आम आदमी पार्टी को जाता था, यानी पार्टी के फंड में जाता था। और आम आदमी पार्टी ने इनसे लाखों करोड़ों रुपए गोवा में हुए चुनावों पर खर्च कर दिए और गोवा में उसने 2 सीटें जीती भी और गोवा में उसे 6% से ज्यादा वोट मिले। और गोवा के जो 6% वोट हैं ये वही वोट हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। यानी ये आप राष्ट्रीय पार्टी बनने की फीस कह सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट आप देख लीजिए, ये 100 करोड़ रुपए कहां कहां किसके पास गया है। यानी आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनने में शराब घोटाले का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप ये भी देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी बनाई थी। अब आपकी याददाश्त थोड़ी सी दुरुस्त करते हैं। देश के ज्यादातर लोग अब इन बातों को भूल चुके होंगे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहते थे और आम आदमी पार्टी असल में भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर ही बनी थी और उसी भ्रष्टाचार ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया। यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे ने नहीं बल्कि भ्रष्टाचार करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक सांसद जिनका नाम है MS रेड्डी, उनसे भी मुलाकात की थी और उन्हें दिल्ली में लिकर के बिजनेस में आने के लिए आमंत्रित किया था कि आप भी दिल्ली में शराब के धंधे में आइए और यहाँ बहुत पैसा है, आप भी पैसा कमाइए, हम भी पैसा कमाते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार CBI का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। तो अब बड़ी बात यह है कि जब से CBI के ये समन पहुंचा तब से आम आदमी पार्टी अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। देखिए, ये बात तो आम आदमी पार्टी में और अरविंद केजरीवाल को पहले से पता थी कि एक ना एक दिन CBI और ED उन्हें बुलाएंगी जरूर, क्योंकि जब जांच होगी तो जांच में सारी बातें समझ में आ जाएंगी और जांच में ये बात साबित हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना इतना बड़ा स्कैम हो नहीं सकता, तो उन्हें तो बुलाना ही है। तो उन्होंने तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी और जैसे ही ये सम्मान आया वैसे ही आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उनके सांसद संजय सिंह ने। और पहली बार इस देश की राजनीति में किसी पार्टी ने और किसी पार्टी के नेता ने गौतम अडानी के मामले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी आरोप लगाए हैं। इससे पहले आरोप तो लग रहे थे लेकिन निजी तौर पर किसी ने आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने मोदी पर सीधे पर्सनल एलिगेशंस लगाए हैं, निजी आरोप लगाए हैं। और आज उन्होंने कहा है कि गौतम अडानी पर लगा सारा पैसा असल में प्रधानमंत्री मोदी का अपना पैसा है। यानी अब तक राहुल गांधी जब आरोप लगाते थे तो वो सिर्फ ये पूछ रहे थे कि गौतम अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया और ये पैसा किसका है, नाम नहीं बता रहे थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी एक कदम नहीं 100 कदम और आगे निकल गई और उन्होंने ये कह दिया कि गौतम अडानी की कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी का निजी पैसा है। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। इस सारे भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या हाथ है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज कर दिया। जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज किया है, उस दिन से ये तय था कि अरविंद केजरीवाल जी उनके अगले टारगेट होने वाले हैं। इसमें जो मिस्टर नायर हैं, वो नायर साहब ने तो शायद केजरीवाल जी का पहले नाम भी लिया है और कहा है कि प्रत्यक्ष रूप से
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से केजरीवाल जी की मौजूदगी यहाँ थी। और आपको इस विषय में ये भी समझना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली की कोई भी नीति उनकी मर्जी के बिना, उनकी जानकारी के बिना और उनके ठप्पे के बिना बन ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का सहयोग इन सब चीज़ों में रहा है, एक्टिव कोऑपरेशन रही है। उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है और अभी उनको भी सीबीआई का समन आया है। हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से पीछे उनके चेहरे पे बेचैनी दिख रही है, छटपटाहट दिख रही है, और वही परिलक्षित होती है उन चेलों में जो पीसी करने आते हैं। अब आम आदमी पार्टी कुछ और आरोप लगा रही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ईडी की चार्जशीट में से कुछ और पढ़ के दिखाता हूं। और इसी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के जो सेक्रेटरी हैं उनका बयान भी छपा हुआ है। और मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी, जिनका नाम है सी अरविंद, उन्होंने 7/12/2022 को एक बयान दिया था, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, और ये अदालत के पास है स्टेटमेंट, जिसमें वो लिखते हैं, When Shri C. Arvind was called by Manish Sisodia to the residence of Arvind Kejriwal, Chief Minister, where Satyendra Jain was also present, the conspiracy of the group of ministers to give wholesale business to private entities and fix 12% margin to get 6% kickback out of the same is clear from the statement of C. Arvind. तो C. Arvind जो है, जो कि मनीष सिसोदिया के अपने ही सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पूछताछ में सारी बातें सच बता दी। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे खुद अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया गया, वहाँ पर ये दस्तावेज़ तैयार हुआ था और इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया था, और वो ये था कि जो बिज़नेस, जो कारोबारी थे शराब के, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। अब इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो इन शराब कारोबारियों से कमीशन मांग रहे होंगे, कट मांग रहे होंगे। अब ये शराब के कारोबारी पैसा कहाँ से लाएंगे? जब इन्हें प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो ये पैसा आगे रिश्वत के रूप में दे पाएंगे। तो पूरा जो नया आइडिया लगाया गया वो ये कि अभी तक इनको 6% मार्जिन मिलता था, इनका मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर देते हैं, और इन्हें पहले के जैसे पहले 6% मिलता था वैसे ही 6% मिलता रहेगा, और बाकी का 6% हम बाद में अलग से ले लेंगे रिश्वत के तौर पर। तो ये पूरा बिजनेस जो आइडिया है, ये पूरा बिजनेस मॉडल ये बनाया गया था, और ये मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने ही खुद सबके सामने स्वीकार कर लिया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, और वो ये कि क्या मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल भी शराब घोटाले में गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या सिसोदिया के बाद वो भी जेल जा सकते हैं? इसी हफ्ते 11 तारीख को जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर अरविंद केजरीवाल ने एक जबरदस्त भाषण दिया था, तब उन्होंने खुद ये कहा था कि अब एक एक करके उनकी पार्टी के कई नेता गिरफ्तार होंगे, और इस भाषण के सिर्फ 3 दिन बाद सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुला भी लिया। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं, वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो केजरीवाल ने उसी दिन कह दिया था कि जो भी सरकार के खिलाफ विपक्षी दल हैं उनके तमाम नेताओं का नंबर आएगा, और शायद उस दिन उन्हें पता था कि उनका नंबर आने ही वाला है। शायद ये भी पता होगा कि शायद अगला नंबर उन्हीं का है, और आज उनका नंबर आ गया और 2 दिन के बाद उन्हें वहां पर पेश होना है। आज आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली का शराब घोटाला आखिर है क्या। तो संक्षिप्त में आपको बता देते हैं, इस घोटाले की एक ही जड़ है, और उस जड़ का नाम है न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021-22। ये पॉलिसी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लेकर आए थे, जो दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी। इस नई शराब नीति के तहत पहला घोटाला यह हुआ कि सरकार ने शराब की बिक्री का सारा काम प्राइवेट हाथों में सौंप दिया, और इनमें भी उन्हीं लोगों को शराब बेचने का लाइसेंस मिला जिनकी एक्साइज डिपार्टमेंट या मनीष सिसोदिया से कोई जान पहचान थी। यानी
सारे लाइसेंस अपने लोगों को बेच दिए और सरकार जो पहले शराब बेचा करती थी वो बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि जो सरकार शराब बेच रही है उसमें तो कोई इन्हें फ़ायदा होगा नहीं। फ़ायदा तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लोग शराब बेचेंगे। तो पूरी जो 100% शराब है वो प्राइवेट हाथों में दे दी। इसके अलावा पुरानी नीति में शराब बनाने वाली कंपनी बाजार में शराब बेच नहीं सकती थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी के तहत इसकी भी मंजूरी दे दी, यानी आप शराब बनाइए भी और बेचिए भी। और इसके बदले में इन कंपनियों ने दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की खूब जेबें भरी हैं। यह भी आरोप है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब व्यापारियों पर इतने मेहरबान थे कि उन्होंने लाइसेंस फी में उन्हें स्पेशल डिस्काउंट दिए, जो कि मुमकिन नहीं थे इतने बड़े डिस्काउंट, और कुल 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी भी माफ की गई। मशहूर कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी लोकप्रिय कविता है जिसका नाम है मधुशाला, और इसमें वो एक जगह लिखते हैं मेल कराती मधुशाला। लेकिन ये पंक्ति अगर आज के घटनाक्रम के हिसाब से लिखी जाएगी तो ये लाइन होगी जेल कराती मधुशाला। जब उन्होंने ये कविता लिखी थी तो वो उनका जो भाव था वो ये था कि जो मधुशाला है वो सबका मेल कराती है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, सब लोग। मंदिर और मस्जिद से ज़्यादा मेल मधुशाला कराती है, क्योंकि जो मधुशाला की दोस्ती होती है वो सबसे पक्की होती है। ये इस भाव के साथ हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला जो लिखी थी। उसके बाद मधुशाला का मतलब यहाँ पर यह हुआ जब शराब घोटाला हुआ कि मधुशाला का मतलब यह है कि इसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, यानी पैसा पहुँचाती मधुशाला, यानी पैसे से जोड़ती मधुशाला, क्योंकि मधुशाला में पैसा ही पैसा है। और फिर अब अगर आप आज के हिसाब से देखेंगे तो कहा जाएगा कि जेल कराती मधुशाला, क्योंकि यह मधुशाला मनीष सिसोदिया को जेल में पहुंचा चुकी है और अरविंद केजरीवाल पर भी अब जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या होगा। पहला, इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक वन मैन शो है, सब कुछ एक व्यक्ति के आसपास घूमता है और वो है अरविंद केजरीवाल। और अगर वो वन मैन ही नहीं होगा तो पार्टी पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगी। दूसरा, आम आदमी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई होने से उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है जिसके पास। तीसरा, आम आदमी पार्टी की छवि भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी की बन जाएगी। भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर यह पार्टी बनी थी, लेकिन भ्रष्टाचार करने के नाम पर यह पार्टी बदनाम हो जाएगी। एक बड़ी बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी में कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये वन मैन शो है। कांग्रेस और बीजेपी जैसी जो पार्टियां हैं उनमें सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी है, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप भी है, और अगर शीर्ष नेता जेल चला भी जाए तो पार्टी का जो काम है वो ऐसे ही चलता रहता है, पार्टी बंद नहीं होगी, दफ्तर पर ताला नहीं लग जाएगा। लेकिन केजरीवाल की स्थिति में केजरीवाल के आसपास ही सब कुछ है। केजरीवाल के ही को ही ये पता है कि इस पार्टी के पास कितना पैसा है, फंड कहाँ पर है, कहाँ किससे कितना पैसा लेना है, कितना देना है, और पार्टी को आगे क्या चलाना है, ये पूरा विजन एक आदमी के पास है। और अगर वो आदमी जेल चला गया तो पार्टी के दफ्तर पर ताला लग जाएगा और इनके जो फंड्स हैं, सबसे बड़ी बात यह है इनके फंड्स सूख जाएंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। और जो पैसा आया भी हुआ है वो कहाँ रखा है ये शायद केजरीवाल के अलावा किसी को नहीं पता होगा। चौथा, इससे 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त रूप से प्रभावित हो सकता है। और पांचवां, अरविंद केजरीवाल खुद को कभी कट्टर ईमानदार इसके बाद नहीं बता पाएंगे। इससे पहले कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन अब वो अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं बता पाएंगे। असल में अगर आप देखें पिछले हफ्ते 10 दिन की घटनाओं को, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक राष्ट्रीय मंच तैयार करने में लगे हुए थे, और नीतीश कुमार भी अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए दिल्ली में उनके घर पर गए थे। और इन दोनों की जो बातचीत हुई उसमें यही तय हुआ था कि ये दोनों नेता मिलकर अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक राष्ट्रीय मंच तैयार करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, नीतीश कुमार अपने आप को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए सब नेताओं से उनके घर जा जाकर वो खुद मिल रहे हैं। यानी वो आज एक सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कल वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। और यही सपना अरविंद केजरीवाल का भी है, वो भी प्रधानमंत्री पद का सपना देखते हैं।
तो इस समय जो दो सबसे बड़े दावेदार हैं, हालांकि प्रधानमंत्री बनने की नौबत किसी की भी नहीं आने वाली, ये सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। अभी की जो हालात हैं, जो सारे सर्वेज हैं जो बताते हैं, तो एक अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी पीएम बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार हैं, वो भी पीएम बनना चाहते हैं। अब इस रेस में दोनों एक साथ आगे चलेंगे और आखिर में जाकर तय होगा कि विपक्षी पार्टियों का ये जो मंच बनेगा उसका नेता कौन होगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। इन सारे विपक्षी नेताओं में एक ही नेता ऐसा है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, और वो है नीतीश कुमार। और धीरे धीरे करके, जैसे आप कहते हैं ना कि वीडियो गेम में एक एक करके हर नेता हर राउंड में एलिमिनेट होता जा रहा है, तो इस राउंड में अरविंद केजरीवाल एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो भ्रष्टाचार का यह मामला आगे चलकर उनके सारे दरवाजे बंद कर देगा। और अगर कभी ऐसी नौबत आई भी कि विपक्ष को उन्हें अपना नेता मानना पड़े, तो उनका नाम इसलिए काट दिया जाएगा क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और एक भ्रष्टाचारी नेता को विपक्ष के बाकी नेता अपना नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का यह नोटिस परेशान कर रहा है, और आम आदमी पार्टी सीबीआई पर दबाव में होने का आरोप भी लगा रही है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सच यह है कि आज से 11 साल पहले, वर्ष 2012 में, जब यही सीबीआई दूसरे नेताओं को जांच के लिए बुलाती थी, तब अरविंद केजरीवाल कुछ कागज लेकर मीडिया के सामने आते थे और कहते थे कि उनका जीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित है। लेकिन आज वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल का एक पुराना रूप देखिए, आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। आप तो भूल भी चुके होंगे, आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन 2012 में अरविंद केजरीवाल कैसे उन्हीं नेताओं की लिस्ट लेकर आए थे, भ्रष्ट नेताओं की, जिनके साथ आज बैठकर वो चाय पीते हैं, जिनके साथ वो अलायंस करते हैं, गठबंधन करते हैं, जिनको अपने घर पर बुलाते हैं। अब आप देखिए उनका फ्लैशबैक वाला ये रूप। वधेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी है। उनको डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। गडकरी साहब किसके इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं? गडकरी साहब का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं, उनके जो व्यावसायिक इंटरेस्ट्स हैं, क्या वो महाराष्ट्र के विदर्भा के किसानों के इंटरेस्ट से क्लैश कर रहे हैं? अंबानी जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? मुकेश अंबानी जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? अनिल अंबानी जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? नरेश गोयल जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? यशोधन वर्धन बिरला जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? बर्मन जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? एक मन में प्रश्न उठता है कि भाई 700 में से 100-125 लोगों क्या रेट क्यों हुई, बाकियों क्या रेट क्यों नहीं हुई? तो उस समय केजरीवाल ने बहुत सारे उद्योगपतियों के नाम लिए, उस समय बहुत सारे नेताओं के नाम लिए। उनमें से बहुत सारे नेताओं से तो बाद में उन्होंने अदालतों में जाकर बाकायदा माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैंने ऐसे ही आपके ऊपर आरोप लगा दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। उनसे माफ़ी मांग ली। और बहुत सारे उद्योगपति भी जो हैं, जो अदालत में चले गए, उनसे भी इन्होंने माफ़ी मांग ली। फिर उस पूरे मुद्दे को छोड़ दिया। जिन नेताओं के बारे में ये बात करते थे ये बहुत भ्रष्ट हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा, उनमें से कुछ से तो इन्होंने माफ़ी मांग ली और कुछ के साथ दोस्ती कर ली। अब उन्हीं नेताओं और उन्हीं पार्टियों के साथ ये दोस्ती करते हैं, गठबंधन करते हैं, उनकी बैठकों में जाते हैं, उनके घरों पर जाते हैं, उन्हें अपने घर बुलाते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उन्हें फूल मालाएँ पहनाते हैं और उनकी मालाएँ खुद पहनते हैं। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल में ये सब कुछ हो चुका है, 10 साल में सब कुछ बदल चुका है। तो ये भी आपको आज याद रखना होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है इस समय की, और अरविंद केजरीवाल को जो समन मिलना है उससे राष्ट्र की जो राजनीति है उसमें ज़रूर भूकंप आ जाएगा। और अगर वो जेल चले गए तो इसका अगले लोकसभा के चुनाव पर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। लेकिन हमारा आकलन ये है कि ये अभी नहीं होगा, कुछ और महीने के बाद ये हो सकता है। लेकिन भारत सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस को लेकर चल रही है, जिस तरह से हर भ्रष्टाचारी नेता के घर पर, दफ्तरों पर रेड डाली जा रही हैं और केसेस बनाए जा रहे हैं, उससे कई बार ऐसा लगता है कि
भारत की राजनीति से मोदी जी चाहते हैं कि पूरे भ्रष्टाचार, जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, सबकी सफाई एक ही बार में झाड़ू से कर दिया जाए। तो जो झाड़ू अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे, अब वही झाड़ू से उनकी सफाई होनी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, हम नहीं जानते अदालत में क्या होगा, हम नहीं जानते कि ये जो ईडी की चार्जशीट है ये कितनी सही ठहरेगी, कितनी गलत ठहरेगी, अदालत में इसके बाद क्या होता है, अदालत क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि आखिरी जो फैसला है किसी को भी दोषी बताने का, वो तो अदालत ही करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाला एक वर्ष राजनीति के हिसाब से बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ऐसा लगता है कि ये जो एक साल है अब से लेकर 2024 तक का, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा भारत की राजनीति में, और आपको इस एक साल में बहुत कुछ बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। और इसके लिए आपको जुड़े रहना है आज तक के साथ और ब्लैक एंड व्हाइट के साथ, क्योंकि सबसे बेहतरीन और विस्तृत विश्लेषण आपको यहीं देखने को मिलेगा। अब हम भारत के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले बीबीसी को उसी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। भारत का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब बीबीसी की जांच कर रहा है और उसने बीबीसी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें बीबीसी पर विदेशी निवेश से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। यह केस जिस कानून के तहत दर्ज हुआ है उसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, फेमा। और आज हम बाकायदा सबूतों के साथ आपको बताएंगे कि कैसे बीबीसी जैसा अंतर्राष्ट्रीय और विश्वसनीय मीडिया संस्थान सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन करता रहा और पकड़े जाने के बाद उसने इस पूरे मामले को स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ जोड़ दिया। अब मैं आपको विस्तार से इन सबूतों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि पूरा मामला क्या है और ईडी ने बीबीसी के खिलाफ ये जो मामला दर्ज किया है ये क्या है।